अक्सर आपका इस्तकबाल करता हूं और इस वक्त मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में हूं। हमारे साथ जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष पार्टी में और समानुपातिक सांसद माननीय अब्दुल खान साहब हैं, जो कि मंत्री भी हैं और इकलौते मंत्री हैं मुस्लिम, जो कि इस वर्तमान मंत्रिमंडल में हैं। और तीसरी बार प्रचंड जी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं और दिसंबर में ही चुनाव संपन्न हुआ है और काफ़ी डायनेमिक है, आप पर्सनालिटी आपकी है और विभाग आपको जल मंत्रालय मिला हुआ है जिसके आप मंत्री हैं। तो हम उनसे आज नेपाल की सियासत के बारे में, यहाँ के राजनीतिक अस्थिरता के बारे में, चूँकि आपका संबंध बर्दिया से है जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है और मधेश और मधेशी एक इश्यूज़ रहे हैं, राजनीति के केंद्र बिंदु में रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है नेपाल में, उस पर भी बात करेंगे। मंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। हमारे YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माननीय मंत्री जी, आप नेपाल के राजनीति जो है उसके ताज़ा हालात के बारे में यहाँ बताएं हमें। राजनीति की बात किया जाए वर्तमान अवस्था में तो थोड़ा सा पेचीला अवस्था है अभी के समय में। जी। क्योंकि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है, इसलिए खास करके जो प्रमुख नेता लोग हैं वह सब इस विषय में जुटे हुए हैं कि नेपाल का राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इसलिए ये भाग दौड़ का स्थिति है अभी खास में, और मंत्रिमंडल भी पूर्णता की अवस्था में नहीं है। कुछ मंत्रालय सब जो अभी प्रधानमंत्री जी के जो है उनके हाथ में है और उन्होंने ही कार्य संपादन कर रहे हैं। इसलिए खास करके राजनीतिक का जो एक पूरा गति होना चाहिए, वह गति में थोड़ा बहुत अवरोध आवश्यक है और वह थोड़े दिन के बाद में गति अवरोध जो है अंत होगा। माननीय मंत्री जी, करीब अगर हम 30 साल का इतिहास देखें, नेपाल में जब पहली बार लोकतंत्र बहाली हुई 1991 में, उसके बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला जी का दौर था, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी का दौर था। उस वक्त भी राजनीतिक अस्थिरता रहती थी जबकि उनकी सरकार फुल मेजॉरिटी में होती थी। उसके बाद गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ, फिर गृह युद्ध का एक दौर चला यहाँ नेपाल में, अस्थिरता काफ़ी रही। कब मतलब जनता को ये लगेगा कि नेपाल राजनीतिक रूप से एक स्थिर देश है? क्योंकि जब तक किसी भी देश में राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं होती है, विकास का पहिया तेज गति से नहीं घूम पाता है। जी, बात यह है कि राजनीति में नेपाल में बहुत कम समय में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जी। ठीक है, इसके लिए अभी तक का वो भी एक समस्या रहा है। जी। क्योंकि राजतंत्र का अंत होना, राणातंत्र का अंत होना, पंचायती व्यवस्था का अंत होना, लोकतंत्र आना, गणतंत्र आना, ये बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नेपाल में। इसलिए अभी तक गतिरोध होना स्वाभाविक भी है एक प्रकार से अगर देखा जाए। दूसरी बात क्या है, जो मेन समस्या है वह समस्या को जो है केंद्र बिंदु नहीं बना करके जो बाहर की समस्या पे थोड़ा काम होता है, इसलिए वो समस्या उलझा रहता है और बाद में वो इशू बन जाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा अस्थिरता रहा है राजनीति में। बात सही है आपकी। उम्मीद है कि राजनीतिक रूप से स्थिरता आएगी। एक अच्छी बात यह है कि मध्यावधि चुनाव नहीं हुए। भले राजनीतिक रूप से सरकारें बदलती रही, मंत्रिमंडल बदलते रहे, लेकिन यह है कि इसकी पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल को पूरा किया। ये एक बहुत ही सुखद रहा है नेपाल की सियासत के लिए। चूँकि आपका संबंध मंत्री महोदय वर्दिया से है जी, और मधेश की अपनी एक समस्या रही है, मधेशियों की एक समस्या रही है और अक्सर बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, बड़ी बड़ी तमाम पार्टियां भी आई और चली गईं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ कहीं। आप मधेश की राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, नेपाल मधेश की जो समस्या है वह समस्या जो मेन समस्या है, जो जड़ है समस्या की, जब तक वो समाधान नहीं होगा तब तक छोटी मोटी समस्या इधर से उधर कर देना हल नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे मधेश की समस्या है, नागरिकता की समस्या, बहुत लंबे समय से, आज से 50 वर्ष पहले लोग उसी पे राजनीति करते थे, वही राजनीति का एजेंडा हुआ करता था। आज भी वो समस्या, बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार अभी देखेंगे तो मधेश में शिक्षा स्वास्थ्य की भी वैसा ही प्रॉब्लम है ना। तो जो मेन समस्या है
वह समस्या पे जो है सरकार को अभी सरकार ने तो अभी प्रतिबद्धता जताया है कि हम समस्या को समाधान करेंगे, लेकिन जितना तदारुकता होना चाहिए, जितना जल्दी वो समस्या को समाधान करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब तक मेन समस्या नहीं समाधान होती है तब तक इधर उधर का समस्या, छोटे छोटे समस्या का समाधान करके हम गतिरोध को नहीं आने देंगे, यह नहीं कह सकते हैं। जनमत पार्टी से आप जुड़े हुए हैं जी, और आपकी पार्टी की क्या संख्या बल है इस समय सदन में, कितने लोग निर्वाचित हुए हैं, समानुपातिक से कितने लोग आए हैं, आपकी पार्टी का प्रमुख एजेंडा क्या है? देखिए, खास करके हम सब तो अभी संख्यात्मक हिसाब से बहुत छोटे दल में हैं। जी, कुल कितनी सीटें हैं आप? जी, हमारी पार्टी की जमा 6 सीटें हैं यहाँ पे, जो संघ में 6 सीटें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर का मत आना चाहिए, जो थ्रेशोल्ड था उसको हम सब ने पार कर दिया, जबकि बहुत सारी पार्टी उसको नहीं कटा पाई। संख्यात्मक हिसाब से कम है, लेकिन गुणात्मक हिसाब से हमारी पार्टी अच्छे दर्जे पे है यहाँ पे। तो खास करके हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, है ना। और खास करके सेवा प्रवाह में ढीला सुस्ती नहीं होना चाहिए जनता के लिए, है ना। नागरिकता की समस्या समाधान होनी चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य में जो है एकदम सुधार, व्यापक सुधार होना चाहिए। खास करके ये सब हमारी पार्टी के एजेंडा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंडा सब हैं, इशू सब हैं, जैसे वातावरण पे भी बहुत सारा चीज़ है, करोड़ों वृक्षारोपण करना, है ना। इसके अलावा भी 10 लाख रोजगारी सृजना करना यहाँ पे। जब तक रोजगारी नहीं है तब तक स्थायित्व भी नहीं है, तब स्थायित्व नहीं है तो समृद्धि नहीं है। देखिए, साधारण बात है। इसलिए यह सारा हमारी पार्टी का अभी का एजेंडा है वर्तमान अवस्था में। आप जल मंत्री हैं जी, और स्वास्थ्य की बात आपने की, तो जाहिर सी बात है जब शुद्ध पेयजल नागरिकों को उपलब्ध होगा तभी लोग का स्वास्थ्य बेहतर होगा। जी। अभी जब आपको विभाग मिला है, जल मंत्री आप बनाए गए हैं, तो मंत्रालय की वर्तमान स्थिति क्या है? शुद्ध पेयजल की स्थिति क्या है? ड्रिंकिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स की, उस पर थोड़ा सा देखिए। कल जो है हमारा मंत्रालय संभाले हुए 1 महीना हो जाएगा। जी। और मैं जिस दिन मंत्रालय में गया था वहाँ पे पूरा देखा तो प्लास्टिक बोतल में पानी सब रखा है, है ना। यह देख करके हमने वहाँ पे उसी दिन जो है एक अपना आदेश जारी किया कि अब यहाँ से प्लास्टिक बोतल का पानी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का पानी यहाँ पे सिंह दरबार में भी होना चाहिए, ताकि जनता को विश्वास लगे कि नहीं, जो गवर्नमेंट हमको पानी दे रहा है वह पानी भी पीने योग्य है, वो पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, अच्छा है। इसलिए वह किया था। और उसी दौरान में अभी सिंह दरबार के भीतर में पानी, सरकारी पानी पहुंच चुका है। अभी बोतल हम सबको नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है। इसके अलावा भी हम सब ने पब्लिक का जो क्या क्या समस्या है गांव के दूर दराज के लोगों की पानी के संबंध में, उसको सुनने के लिए एक यूनिट भी गठन किया गया है, ताकि लोग डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है, उसमें उसका पैसा नहीं कटेगा। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर 1171 नंबर है, उस पर कोई भी आदमी फ़ोन कर सकता है हमको। इसके अलावा भी पानी के संदर्भ में मैं अभी भी आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि मैं आपके भारत में भी 2 नेताओं से मिलना चाहता हूं, खास करके अभी भी। एक तो गृह मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, कि क्योंकि पानी नेपाल का बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन पानी है, ग्लेशियर वाटर है, स्नो वाटर है ना। खास करके एकदम मिनरल से भी बेहतरीन पानी है नेपाल में। तो यह पानी के विषय में कुछ बात करनी थी गृह मंत्री जी से, कि हम सब पानी के निर्यात के विषय में, बाहर के देशों में यदि पानी पठाया जाए तो उनका भूमिका क्या होगा, हमको कितना तक सहयोग कर सकते हैं। इवन भारत में भी अगर पानी की ज़रूरत है नेपाल की तो हम सब दे सकते हैं, इसके विषय में उनसे बातचीत करना था। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी से बात करना था, कि क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारा समस्या था पानी का, उन्होंने किस तरीके का टेक्निक अपनाया जो घर घर में पानी जो पहुंचा दिए, इसके संबंध में अभी नेपाल में भी वही समस्या है। तो उसको थोड़ा सीखने के लिए हम उनसे चाहते थे भेंट मुलाकात हो, और उसके संदर्भ में हम आगे प्रयास करेंगे ताकि उसको समझ सके, हम अच्छे से उस पर बात कर सके। और आप सबसे भी होता है तो यह बात वहाँ तक पहुँचाइए, हम मिलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा आपकी कोशिश है जी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने मंसूबे में कामयाब हों जी। थोड़ा सा आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जो वर्दिया का जो इलाका है वो भी सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जी। और उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से सटा हुआ है। तो आप अपने गृह क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दें।
खास करके बर्दिया जिले की, बांके जिले की कैलाली कंचनपुर की बात करेंगे तो उसको नया मुलुक भी कहा जाता है। बांके बर्दिया कैलाली कंचनपुर जिला को नेपाल में नया मुलुक के रूप में भी चीना जाता है। और उस क्षेत्र में खास करके थारू समुदाय का अधिक आबादी है। इसके बाद में हम सब जो ये मधेसी समुदाय के लोग हैं, थारू के बाद में ये लोग पढ़ते हैं। और ख़ास करके वहाँ पे पहाड़ी समुदाय जो कुछ दिन पहले से लगभग 30-40 वर्ष पहले जा कर के वहाँ पे बस गए हैं। तो मतलब वहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है, मिश्रित आबादी है। और वहाँ पे खास करके एकदम खेती पाती में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। खेती योग्य ज़मीन है, अच्छी ज़मीनें हैं, है ना। तो और वह बहराइच जिला से आपका अटैच्ड, इसलिए हम लोग का संबंध भी उधर के बॉर्डर उस पार के लोगों से भी अच्छा है। हमारे रिश्तेदार भी उधर बहुत लोग रहते हैं। हम लोग का आवत जावत होता है, बहुत सारे सामान सब खरीदने के लिए भी हम लोग जाते हैं। इसके अलावा भी सांस्कृतिक रूप में भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोग धर्म स्थल पे भी जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं बहराइच। इसके अलावा अन्य जगह पे भी सब है ना। तो उधर के लोग, नेपाल आपने अपने क्षेत्र की बात की तो बॉर्डर के इलाके की बात हुई, भारत की भी बात हुई। जी जी जी। तो नेपाल भारत के संबंधों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे जो संबंध मधुर हैं और बेहतर कैसे बनाए जा सकते हैं? जी जी, इसको बेहतर और बनाया जाए। संबंध तो अच्छा है, ये है जी जी। इसके अलावा भी और बेहतर संबंध बनाया जाए। ये बॉर्डर की जो इशूज सब हैं, इस पे भी दोनों देशों के प्रमुख लोग बैठ करके इसको छलफल करें और इसका समाधान निकालें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ओपन बॉर्डर होने के कारण से लोगों को, साधारण लोगों, गांव के लोगों को आवत जावत में दिक्कतें होती हैं। जी जी जी। क्योंकि 1 केजी अगर सब्जी खरीदना होता है तो लोग उस पार जाते हैं, उधर के लोग इधर भी बहुत सारी चीज़ लेने के लिए आते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ के प्रशासन से लोगों को टर्चर होता है। जी जी जी। ठीक है, तो इसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, यह विषय में दोनों देश के प्रमुख लोग बैठ के समस्या के समाधान करें, है ना। दूसरी बात क्या है कि अभी भी अगर हम लोग को उधर जाना पड़ता है तो इंडियन करेंसी लेना पड़ता है। जी जी जी, है ना। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, बिचौलिया सब रहते हैं। वह लोग कभी 10 रुपया लेते हैं सैकड़ा का, है ना, कभी 5 रुपया लेते हैं, कभी 15 रुपया लेते हैं। मतलब इसमें भी भारत को सोचना चाहिए कि जो हम इतना नज़दीक हैं तो पैसा भी इधर से उधर करने में भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है। यह समस्या नहीं होना चाहिए खास करके, है ना। और नेपाल में भी उसी प्रकार का जो इंडिया से लोग आते हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, है ना। उनको भी गिरी नज़र से नहीं देखना चाहिए नेपाल में, है ना। हालांकि बहुत लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो छोटी छोटी नकारात्मक चीज़ें फैला देती हैं जिससे हमारा संबंध में बिगाड़ आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए, मेरा मान्यता ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे माननीय अब्दुल खान साहब, जो कि जल मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ों पे आपने अपनी बेबाकी से राय रखी है, खास करके नेपाल के जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बारे में बात की। भारत नेपाल संबंधों को मधुर बनाने के इच्छुक हैं और नेपाल के जो आंतरिक तमाम विषय हैं उस पर भी बात की है, अपने विभाग को लेकर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अब्दुल खान साहब मुझसे बात करने के लिए। हम आपका बहुत बहुत मशकूर हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।